रोशो की नजर कभी मेरे चेहरे से नहीं हटती, लेकिन मेरे इस ठंडे और बेपरवाह चेहरे ने उसे पहली बार सच में डरा दिया था। कौन ऐसा होता है जो शादी की रात अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने चला जाता है? कौन अपनी शादी की सालगिरह पर अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ हॉस्पिटल में रहता है? और कौन तीसरी एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड को अकेला छोड़कर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बाहर चला जाता है? मो युनचेंग का ये कार एक्सीडेंट भी आखिर तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से। जियांग मो अब लगभग अपना कंट्रोल खोने वाला था, जिस पर यान र्यूक्स्यू की नजर लगातार मुझ पर टिकी रहती है, लेकिन इस बार वो एक शब्द भी नहीं बोलती और अगले ही पल पूरा वार्ड बिल्कुल चुप हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। जिस पर यान रोशवांग इधर उधर देखने लगती है। उसके दिल में भी घबराहट होने लगती है। अब उसे भी यकीन हो जाता है कि मुझे सच में एमीनिया हो गया है, क्योंकि पिछले 3 साल में उसने मुझे कभी इतना ठंडा और अजनबी नहीं देखा था। सिस्टर, वो एक्चुअली। जिस पर यान रोशवांग जल्दी से कुछ बोलकर इस अजीब सी चुप्पी को तोड़ना चाहती है, लेकिन मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ। मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। मेरी आवाज साफ थी, मैं अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता था। जिस पर यान रोशो की उंगलियां धीरे से कस जाती हैं। कुछ सेकंड बाद वो अपना हाथ ढीला छोड़ देती है और धीरे से बोलती है, ठीक है, तो मैं डॉक्टर से तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाती हूँ। अगर सब ठीक हुआ तो तुम डिस्चार्ज हो सकते हो। लेकिन मैं उसे ठंडी नजर से देखता हूँ। अब कोई भी मुझसे खून की एक बूंद भी नहीं लेगा। मेरी आवाज में कोई हेजिटेशन नहीं था। मैं साफ अपना फैसला बता देता हूँ। अगर किसी ने जबरदस्ती मेरा ब्लड लेना चाहा तो उसे मेरी लाश से लेना पड़ेगा। मेरी ये बात सुनते ही यान रोशु का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। वो जानती थी कि मुझे ब्लड निकलवाना सबसे ज्यादा नफरत थी, लेकिन पिछले 3 सालों से हर 6 महीने में वो मुझे बहला फुसलाकर ब्लड टेस्ट के लिए ले जाती थी, और हर बार ब्लड निकलवाने के बाद वो मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाती थी, अपना काम छोड़कर कुछ दिन मेरे साथ रहती थी, और मैं हमेशा उसकी हर बात मान लेता था। लेकिन इस कार एक्सीडेंट और एमनेशिया के बाद जैसे मैं पूरी तरह बदल गया था। जिस पर यान रोशु कुछ भी समझ नहीं पाती। एमनेशिया में यादें जाती हैं, लेकिन क्या किसी का पूरा स्वभाव भी इतना बदल सकता है? मैं ब्रदर इन लॉ की बात मानती हूँ। जिस पर यान रोशवांग जल्दी से बोलती है, वो हॉस्पिटल में दोनों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। वैसे भी उसने कभी मुझे और यान र्यूक्स्यू को लड़ते नहीं देखा था। आखिर में यान र्यूक्स्यू मेरी तरफ देखकर धीरे से बोलती है, ठीक है, तुम्हारे लिए। और फिर वो आखिरकार मान जाती है। मैं अभी डिस्चार्ज के पेपर्स करवा देती हूँ। यह सुनते ही जियांग मो की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि यान रोशु सच में मेरी बात मान गई। जिस पर वो मन ही मन सोचता है, मुयुनचेंग, अगर अभी तुम नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभलोगे। 3 साल की बिना प्यार वाली शादी क्या काफी नहीं थी ये समझने के लिए कि ये औरत अंदर से कितनी खराब है? उसकी सारी नरमी, उसका सारा प्यार, सब सिर्फ दिखावा था। लेकिन जब तक यान र्यूक्सुए पलटकर वार्ड से बाहर जाती है, मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। अब मैं उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। जिस पर जियांग मो आखिरकार चैन की सांस लेता है। बहुत बढ़िया, अब जाकर तुम सच में खड़े हुए हो मुयुनचेंग। आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी औरतें उसे दबाकर रखती हैं। लेकिन यान रोशु अभी बाहर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज करने गई ही थी कि अगले ही पल वार्ड में 3 और लोग आ जाते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर मु युनकिंग और मेरे पेरेंट्स। जैसे ही जियांग मो उन्हें देखता है, वो तुरंत ताना मारता है, वाह, आज कैसी हवा चल रही है, इतने रेयर लोग एक साथ यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम लोग फिर से यहाँ कोई तमाशा करने आए हो? जियांग मो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मु युनकिंग उसे ठंडी नजर से देखती है। इस साल मु युनकिंग 28 साल की थी। डैड को स्ट्रोक आने के बाद उसने मु फैमिली की कंपनी संभाल ली थी। हालांकि बचपन से ही उसे हेयर की तरह तैयार किया गया था और उसमें काबिलियत भी थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। कंपनी संभालने के बाद उसने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए, सब में नुकसान हुआ। अगर यान फैमिली का सहारा ना होता तो शेयर होल्डर्स उसे बहुत बहुत पहले बाहर निकाल चुके होते। जिस पर जियांग मो हाथ बांधकर हंसता है, जब बाकी सब यहाँ आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तुम्हारी मु फैमिली में मु युनचेंग को छोड़कर कोई भी अच्छा नहीं है। मुशु बेवकूफ है, पास्टर का दिमाग खराब है, बड़ी सिस्टर मु युनकिंग भी बेकार है, दूसरी सिस्टर मु युनशुई पागल है, तीसरी सिस्टर मु युन और उसका टेस्ट वाला बेवकूफ कुत्ता है, और जहां तक मु युनशु की बात है, वो तो पूरा का पूरा ग्रीन टी लिटिल व्हाइट फेस है। ये लोग कौन है? जिस पर मैं कंफ्यूज होकर उन्हें देखता हूँ। हालांकि मैं समझ चुका था कि ये मेरे फैमिली वाले हैं, लेकिन जियांग मो मेरी मेमोरी लॉस का फायदा उठाकर और भी ज्यादा बातें करने लगता है। मु युनचेंग, ये तुम्हारी फैमिली है। पिछले 3 सालों से ये रोज तुमसे पैसे लेते रहे हैं, और जब भी मौका मिलता है तुम्हें यान फैमिली से वापस बुलाकर अपने घर ले जाते हैं। फिर तुमसे चाय बनवाते हैं, पानी मंगवाते हैं, खाना बनवाते हैं, बर्तन धुलवाते हैं। ये लोग पूरे के पूरे वैम्पायर हैं। जिस पर मैं बहुत सीरियस होकर पूछता हूँ, तो क्या वो फैमिली बहुत गरीब है? मेरे सवाल पर जियांग मो एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि पहले वो मुझे अपने अंकल के वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम करने और पैसे कमाने के लिए ले जाता था, और तब उसे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि पहली बार जब उसने मेरे पेरेंट्स और मेरी 3 सिस्टर्स को देखा, वो सब महंगे कपड़े पहने हुए थे, और वो लोग मु युनशु को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने आए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया था, लेकिन मु युनशु ने वहां थोड़ा रोना धोना किया, जिस पर पूरी फैमिली मुझे ही डांटने लगी कि मैं उन्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ। और मुझे याद है, उस दिन मैंने सीधे मु युनशु के सिर पर काला ऑयल डाल दिया था। बाद में सुना मु युनशु को लोगों ने मारा और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। जिस पर मैं इतना खुश हुआ था कि मैंने एक्स्ट्रा खाना खाया था। जब मूब फैमिली ओल्ड मास्टर के हाथ में थी, तब वो सच में एक बड़ी फैमिली थी। भले ही अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी पूरी तरह गरीब नहीं थी। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब तुम्हारी शादी रोशु से हो चुकी है, तुम्हारी आइडेंटिटी अलग है, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पर अचानक मेरी माँ कॉन्कुबिनसु नाराज होकर बोल पड़ती है। वो जियांग मो पर गुस्सा नहीं निकाल सकती थी, इसलिए हमेशा की तरह सीधा मुझ पर निकालती है, और जियांग मोबा से गुस्से मो बस साइड में खड़ा दांत भींच कर रह जाता है। वो उसकी तरफ बिना किसी इमोशन के देखता है और बिल्कुल ठंडी आवाज में कहता है, मुझे याद नहीं है। जिसे सुनकर सु कॉन्कुबिन एक पल के लिए वहीं रुक जाती है, और फिर उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठता है। वो तेज आवाज में कहती है, तुम्हारा एक ऐसा एटीट्यूड है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात करते हो? जिस पर तभी वार्ड का डोर खुलता है और डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा करके यान रोशु अंदर आती है। वो सामने का माहौल देखते ही हल्का सा फ्राउन करती है और फिर एक कदम आगे बढ़कर मुझे अपने पीछे प्रोटेक्ट कर लेती है। जिस पर सुफाई के चेहरे पर तुरंत स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से कहती है, रोशु युनशु अभी फोन पर भी तुम्हें याद कर रही थी। यह कहते हुए वो यान र्यूक्स्यू से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यान र्यूक्स्यू बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाकर जियांग मो को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे अपने सामने खड़ा कर देती है, जिससे सुफाई वहीं रुक जाती है।
जिस पर यान रोशुआंग मेरे जीजा का चेहरा देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और बीच में हवा में रुके सु कॉन्कुबिन के हाथ को पोलिटली शेक करके छोड़ देती है। आखिर वो भी यान फैमिली की यंग लेडी होती है। इसके बाद मो युनकिंग खुद को रोक नहीं पाती और ताना मारते हुए कहती है, मिस्टर यान, आपने जियांग मो जैसे आदमी को अपने पास कैसे रख लिया? जिस पर यान रियुक्स्यू उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखती है और बिना किसी इमोशन के कहती है, मेरा हस्बैंड जिससे चाहेगा उससे मिलेगा। यह सुनकर जियांग मो के दिल को जैसे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन मैं धीरे से उसकी रिस्ट पकड़ लेता हूँ। फिर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, जियांग मो, ऐसे लोगों के साथ अपनी जुबान वेस्ट मत करो जो उसके लायक ही नहीं है। जिस पर जियांग मो पहले तो सोचती है कि मैं फिर से किसी सेलिब्रिटी की तरह ड्रामेटिक बात करने वाला हूँ, लेकिन मेरी बात सुनते ही वो अचानक हंस पड़ती है। उसे लगने लगता है कि मेमोरी लॉस के बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। यहाँ तक कि वो दिल ही दिल में चाहती है कि मुझे कभी कुछ याद ही ना आए। इसके बाद, ताकि ये वैम्पायरस मुझे दोबारा अपने जाल में न फंसा पाए, मैं जियांग मो को थोड़ा शांत करता हूँ। फिर मैं सामने खड़े मो फैमिली की तरफ देखता हूँ, जो यान रियुक्स्यू की वजह से गुस्से में होने के बाद भी कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। फिर मैं धीरे लेकिन साफ आवाज में कहता हूँ, मैं इतने सालों से मो युनशु से बंधा हुआ था, लेकिन अब ये रिश्ता खत्म करने का टाइम आ गया है। और जहां तक जन्म देने वाली बात है, उसका हिसाब मेरी वाइफ पहले ही पैसे देकर चुका चुकी है। आगे से हम सब अपने अपने रास्ते चलते हैं और दोबारा कभी हमसे कांटेक्ट मत करना। जिसे सुनकर सु कॉन्कुबिन वहीं खड़े खड़े रोने लगती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, ठीक है, अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं, इसलिए तुम अपनी ही मां से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। मैंने तुम्हें 10 महीने पेट में रखा था। तुम्हें और मुकासे युनशु को जन्म देने के बाद मैं दोबारा कभी मां नहीं बन पाई। मुशुरेन ने तो 5 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन मैं फिर भी एक और बच्चा चाहती थी। यह सुनते ही कि वो अब कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जियांग मो खुद को रोक नहीं पाती और अचानक जोर से हंस देती है। हालांकि मुझे अपने और जियांग मो के बीच की पुरानी बातें याद नहीं होती हैं और अभी तक मुझे डिटेल में कुछ जानने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन मैं साफ फील करता हूं कि जियांग मो बिना कुछ सोचे हमेशा मेरी साइड लेती है। जिस पर सु कॉन्कुबिन आखिरकार अपना गुस्सा नहीं रोक पाती और तेज कदमों से जियांग मो की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मैं बिना सोचे जियांग मो को अपने पीछे प्रोटेक्ट कर लेता हूं और फिर उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में वार्निंग देता हूं, अगर तुमने इसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। आखिर अब मैं यान रोशु का लीगल हस्बैंड होता हूं। भले ही वो एक स्कमबैग हो, लेकिन कम से कम वो मुझे पैसा, सपोर्ट और फेस देती है। जिस पर यान रोशु का चेहरा भी इंस्टेंटली ठंडा पड़ जाता है। उसके पूरे बॉडी से ऐसा प्रेशर निकलता है जैसे रूम का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया हो। फिर वो काली आंखों से मुझे फैमिली की तरफ देखती है और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। उसकी आवाज बिल्कुल वही होती है जो वो हमेशा मो फैमिली से बात करते वक्त इस्तेमाल करती है। वार्ड में मौजूद हर पर्सन समझ जाता है कि वो साफ तौर पर मो फैमिली को बाहर निकाल रही है। जिस पर सु कॉन्कुबिन के चेहरे की मजबूर स्माइल भी टूटने लगती है, लेकिन वो यान रियुक्स्यू के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाती और फिर उसे ये भी फील होने लगता है कि आज मुझ में कुछ अलग है। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि किसी और दिन यान रुओशु का फायदा उठाकर मुझसे दोबारा बात करेंगे। आखिर इस बार कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए उन्हें यान रुओशु की मदद चाहिए होती है, नहीं तो पूरा मुंह फैमिली बैंकरप्ट तक हो सकता है। इसके बाद सुफाई और मु यांगक्वान जबरदस्ती चेहरे पर स्माइल लाते हैं। फिर सुफाई कहती है, युनचेंग अभी हॉस्पिटल में है, हम लोग तुम्हें रेस्ट करने देते हैं, किसी और दिन फिर मिलने आएंगे। मु यांगक्वान और मु युनकिंग भी समझ जाते हैं कि जब तक यान रूहुए यहाँ है तब तक आज वो कुछ नहीं कर सकते, जिस पर वो लोग मजबूरी में अपना मुंह बंद रखते हैं। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उन तीनों की जाती हुई पीठ को देखता रहता हूँ और फिर आखिरी बार उन्हें वार्निंग देता हूँ, मु युनशु और मैं यहाँ तक पहुंच चुके हैं और तुम्हारे पूरे मूथ फैमिली का सच भी अब मेरे सामने साफ है। आगे से दोबारा मुझे प्रोवोके मत करना, नहीं तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब बाहर निकाल दूंगा और उस दिन तुम्हारे मुंह फैमिली की इज्जत और नाम दोनों खत्म हो जाएंगे। जिसे सुनकर सुफाई और मु यांगक्वान तुरंत पीछे मुड़ते हैं। उनकी आंखें शौक से फैल जाती हैं। वहीं मु युनकिंग भी मुझे हैरानी से देखने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मैं उसे और अपने पेरेंट्स को थ्रेटन करने की हिम्मत कर सकता हूँ। जिस पर मु यांगक्वान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो ऐसा दिखता है जैसे उसे वहीं हार्ट अटैक आने वाला हो। लेकिन जब वो तीनों यान रियुक्स्यू के ठंडे चेहरे को देखते हैं तो आखिर में डरकर जल्दी जल्दी वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जियांग मो इस पूरी बात को लेकर और भी कंफ्यूज हो जाती है। वो मुझे ऐसे देखने लगती है जैसे उसके सामने अचानक कोई नया इंसान खड़ा हो गया हो। फिर वो पूछती है, मु युनचेंग, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हैंडल है जिससे वो लोग ऐसे डर गए जैसे उन्होंने कोई घोस्ट देख लिया हो? जिस पर मैं आंखें घुमाते हुए धीरे से कहता हूँ, कुछ खास नहीं, बस पिछले 3 सालों में उन्होंने मुझसे जो पैसे लिए हैं उन्हीं के ट्रांसफर रिकॉर्ड्स हैं। और फिर मैं मन ही मन एक लंबी सांस लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जियांग मो को मेरे और मो युनश्यू के ब्लड रिलेशन के बारे में पता चले। उसका टेम्पर बहुत ज्यादा फायरी होता है। अगर उसे ये सब पता चल गया तो वो पूरा आसमान सिर पर उठा देगी और मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं चाहता था। यान रोशो के साथ मेरे बस 3 साल जुड़े हुए थे और मैंने अपनी इस प्लास्टिक वाइफ से एक दिन भी प्यार नहीं किया था, लेकिन ममा फैमिली पिछले 20 सालों से मेरी लाइफ में उलझी हुई थी। यह सोचकर मैं अपने दिल को शांत करता हूँ और फिर कहता हूँ, चलो। इसके बाद मैं पहले ही क्विल्ट हटाता हूँ, नीटली बेड से उतरता हूँ और अपने शूज पहन लेता हूँ। जिस पर यान रोशु धीरे से मेरा नाम लेती है, मु युनचेंग। लेकिन जब से वो वार्ड में आई थी मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, जिसे देखकर उसके दिल में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने नाइफ से काट दिया हो। जिस पर जियांग मो भी सिर खुजलाता है, फिर जल्दी से अपना बैग उठाता है और मेरे पीछे पीछे निकल जाता है। वहीं यान रोशुआंग भी समझ जाती है कि मामला अब काफी बड़ा हो चुका है। जिस पर वो बेचैन होकर कहती है, सिस्टर, आप पहले ब्रदर इन लॉ को वापस लेकर जाओ, मैं अभी मॉम डैड को कॉल करती हूँ। इसके बाद यान रोशु धीरे से खड़ी होती है। उसका बॉडी हल्का सा स्टिफ हो जाता है और फिर वो मुड़कर वार्ड से बाहर चली जाती है। फिर मैं रोल्स रॉयस में बिल्कुल सीधा बैठा होता हूँ और पूरे रास्ते बस यही सोचता रहता हूँ कि घर पहुंचकर यान रोशु से डिवोर्स कैसे लेना है। कार के अंदर पूरा सन्नाटा होता है, ड्राइवर भी कुछ नहीं बोलता और एटमॉस्फेयर इतना हैवी होता है कि कोई ठीक से सांस तक नहीं ले पाता। हॉस्पिटल से विला तक का आधा घंटा मुझे पूरे एक सेंचुरी जैसा लगता है और जब आखिरकार ड्राइवर हमें वहां छोड़ता है तो वो खुद भी ट्री के पास खड़ा होकर राहत की सांस लेता है। उसे भी लगता है कि आज प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा स्केरी लग रही थी। जैसे ही मैं एंट्रेंस पर खड़ा होता हूँ, पीछे से यान रोक्सवे आराम से कहती है, तुम्हें इस जगह की कोई याद नहीं आ
आ रही? ये हमारा वेडिंग रूम है और इसे तुमने खुद डिजाइन किया था। यह कहते हुए वो धीरे से अपना हाथ मेरी कमर पर रखती है, जिसे फील करते ही मेरे पूरे बॉडी में गूस बम्प्स आ जाते हैं, जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ मुझे याद नहीं है। फिर मैं तुरंत नीचे झुककर शूज बदलने लगता हूँ और उसी बहाने उसकी बाहों से दूर हो जाता हूँ, जिस पर यान रुओशु वहीं फ्रीज हो जाती है। वो कुछ सेकंड तक अपने खाली हाथों को देखती रहती है और फिर चुपचाप अपने शूज बदलने लगती है। इसके बाद मैं बिना उसकी